जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका वापिस से पॉलिटी के तीसरे लेक्चर में। और अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 1773 का पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने इसका एक अमेंडमेंट पढ़ा था जो आया था 1781 के अंदर। फिर हमने पिट्स इंडिया पढ़ा था 1784 में। और उसके बाद 1786 के अंदर जो कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था, जिसके अंदर कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उसके बाद हमने लाइन से चार्टर एक्ट पढ़े, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो कंपनी थी, है ना, उसकी मोनोपोली खत्म करने की कोशिश की थी। 1813 के अंदर मोनोपोली खत्म कर दी थी, चाइना और टी का ट्रेड बाकी रखा था। 1833 में सारा ही ट्रेड बंद कर दिया था। और यहाँ पे 1853 में तो ऐसा कोई मेंशन ही नहीं किया था कि अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा रिवीजन करवा दो। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि जो गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसकी पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। इसके अलावा कलकत्ता के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी थी, जिसका जो चीफ जस्टिस था सर एलिजे इम्फे, तो वो बने थे सबसे पहले। तो वो आपको याद होना चाहिए। फिर हमने इसका देखा था कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इसमें जो पावर का सेपरेशन था वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं था। इसलिए फिर 1781 का हमने अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया था कि हमने जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो शॉर्ट कमिंग थी, उसको क्लियर करने के लिए हमने प्रॉपरली डिमार्केट कर दी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या क्या थी। वो अब जो अपने जजमेंट देने वाले थे वो हिंदू लॉस और कुरानिक लॉ के अकॉर्डिंग देने वाले थे। और कलकत्ता के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रहती है वो उनके जुरिडिक्शन में आती थी। फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कंपनी के अफेयर्स को संभालते थे। लेकिन उसी के साथ साथ फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज अ सेकंड ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी संभालेगा, मतलब दोनों की जो पैरेलल पावर रख दी। तो यहाँ पे हमको देखा कि यहाँ पे भी क्या होगा, अभी द बैटल बिटवीन द पावर होगी। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज़्यादा पावरफुल है या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है। तो वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे 1786 के अंदर एक पावर मैन मतलब ये लाया गया था, एक्ट लाया गया था, जिसको हम एक्ट ऑफ 1786 बोलते हैं, जो बेसिकली मैंने बताया था कि कॉर्नवालिस को एज अ क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया था। जो उसमें सबसे पहले जो लॉर्ड वारन हेस्टिंग था उसको चेंज किया था। इसके अंदर गवर्नर जनरल की पावर हमने बढ़ाई थी। इसके बाद हमने देखा था कि 1793 का भी चार्टर आया था उससे पहले, है ना। 1813 से पहले 1793 का चार्टर आया था। उसके बाद ए चार्टर ऑफ 1813 आया था, जिसके अंदर हमने मोनोपोली ख़त्म कर दी थी, है ना, चाय और टी के। और ये हमने बारी बारी करके देखा था। अब आज आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारा जो अभी जो हम आने वाले हैं वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला। तो यहाँ पे अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका है 1858। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था क्योंकि अभी इससे एक साल पहले 1857 में इंडिया में रिवॉल्ट हुआ था, या तो म्यूटिनी भी बोल सकते। तो अंग्रेज़ों ने उसको म्यूटिनी बनाया बोला है, हमने उसको रिवॉल्ट बोला है ना। बेसिकली यहाँ पे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैंने बताया था ना कि धीरे धीरे अभी क्योंकि बहुत सारा मार्केट ओपन हो चुका है, तो काफ़ी सारे जो मर्चेंट हैं वो यूरोपियन मर्चेंट इंडिया में आ रहे हैं। और उनको अभी तो लैंड हासिल करने का भी लास्ट में दे दिया था कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो चुका था, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी, तो काफ़ी सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। और इससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा वो फोर्स कर रहे थे, इसलिए फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लिया गया है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट आया था, रायतवाड़ी सिस्टम आया था, महालवाड़ी सिस्टम आया था। इसके अलावा इंडिगो जो कल्टीवेशन है वो बड़ी थी, जिससे फार्मर जो अपना खाना था राइस उगा नहीं पा रहे थे, है ना। इससे जो लैंड है वो थोड़ी सी बंजर बन जाती थी, क्योंकि जो इंडिगो होते हैं इसके रूट्स डीप होते हैं, तो उससे काफ़ी सारे जो फार्मर्स थे वो परेशान थे। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट लॉ आ चुके थे, जिसके अंदर था कि जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। रिजर्व फॉरेस्ट बना चुके हैं, जिसके अंदर फिर जो ट्राइबल पीपल है वो रिवॉल्ट करेंगे। फिर
जो राजा रजवाड़े हैं वो रिवॉल्ट करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और आपकी सब्सिडरी लाइंस जैसे लॉ ला दिए गए थे, जिसके अंदर जो राजा की जो डिग्निटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी और राजा परेशान थे, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी एक क्या बोलते हैं, मिल के सारे मतलब जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, है ना, सबको ही अंग्रेज़ों ने परेशान कर दिया था। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, 1857 के अंदर हमको एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत होती है मंगल पांडे के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो इमीडिएट कारण बताया जाता है वो है आपका कि जो काऊ और पिग की जो चर्बी यूज़ हुई थी, जो रॉयल एनफील्ड की जो नई जो राइफल आई थी उसके अंदर, तो उसके जो क्या बोलते हैं बारूद होता है, तो बारूद खोलने के लिए जो कैटरेज था तो वो उससे बनी हुई थी, तो यहाँ पे वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे आगे जाके पूरा रिवॉल्ट होता है, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई आती है, कुंवर सिंह आते हैं, तात्या टोपे आता है ना, काफ़ी सारे बख्त खान आता है, तो ये सारे आते थे और ये 1857 का रिवॉल्ट होता है। और इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनको पता चल जाता है कि जो अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पा रही। तो इसलिए फिर हमको देखने को मिलता है कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो क्या एक्सपोज करता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग थी और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो रहा था कंपनी के रूल्स के दौरान। इसलिए फिर किंग जो अथॉरिटी होती है ना, जहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलती है कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी और हम ड्यूअल गवर्नमेंट को भी एबोलिश कर रहे हैं, और इसकी जगह क्या आ रहा है, हमारा क्राउन का रूल आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये बेसिकली यहाँ पे पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इलाहाबाद के अंदर यहाँ पे चार्टर पढ़ा गया था बाय द लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो हमने देखा था कि लास्ट जो गवर्नर जनरल था अपना इंडिया का, वो कैनिंग था। और वही फिर ये चार्टर पढ़ते हैं ना 1858 का, और इलाहाबाद के अंदर ये कोशिश करते हैं कि अभी कंपनी का रूल खत्म हो रहा है और हमारा डायरेक्ट किसका रूल आ रहा है, ब्रिटिश क्राउन का रूल आ रहा है। अब यहाँ पे क्राउन का रूल तो ला दिया है, कंपनी का रूल खत्म कर दिया है, और यहाँ पे उसके साथ साथ ही ड्यूअल गवर्नमेंट भी एबोलिश कर दी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल गवर्नमेंट, तो जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, दोनों को ही यहाँ पे कैंसिल कर चुके हैं ना, कि वहाँ पे दोनों को ही हटा दिया है। और उसकी जगह एक नया पोस्ट आया है जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ है। तो दोनों ही जो पिट्स इंडिया के थ्रू यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट लाई गई थी, तो उसको यहाँ पे हम रद्द कर दिया है। और उसकी जगह अभी नया एक काउंसिल आया जिसको क्या बोलते हैं हम, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन भी था पहले, अगर हम ध्यान से देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो चेयरमैन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसी को अभी क्या बनाया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल बनी है, और उसका हेड अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, तो एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। और इसकी जो काउंसिल बनाई गई थी उसके अंदर थे टोटल 15 मेंबर थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी बनाया गया उसके अंदर 15 मेंबर्स हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। और अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी पोस्ट मतलब हटा दिया, हटा तो नहीं दिया, लेकिन उसकी पोस्ट की जगह एक नई पोस्ट आई जिसको क्या बोलते हैं, वाइस रॉय की पोस्ट आई है। ठीक है, तो वाइस रॉय अगर देखें तो दो वर्ड से बनता है, तो वाइस और रॉय। रॉय का मतलब यहाँ पे होता है राजा होता है, और वाइस का मतलब होता है सेकंड इन कमांड, है ना। तो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो ऐसा राजा का काम करेगा, सेकंड क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, तो उसको वाइस रॉय बोलते हैं, है ना। तो इट इज़ एन इटालियन वर्ड। तो यहाँ पे वाइस रॉय की पोस्ट बनाई गई, जिसके अंदर जो हमारा पहला वाइस रॉय था और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जैसे मैंने बताया। तो उन्होंने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे जो चार्टर है वो पड़ा था इलाहाबाद के अंदर। तो यहाँ पे एब्लोइज द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो पिट्स इंडिया में आई थी, और यहाँ पे फुल कंट्रोल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, जिसके अंदर कितनी मेंबर है, उसकी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके 15 मेंबर है। और इसके अलावा एक और नई पोस्ट बनाई जिसका नाम था वाइस रॉय। और अगर यहाँ पे बात करें पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड स्टैनली बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है, तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाइसरॉय कौन था वो भी पता होना चाहिए। तो लॉर्ड स्टैनली वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय। और गवर्नर जनरल दोनों की पोस्ट अभी मर्ज कर चुके हैं, और उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइसरॉय बनाया गया था जैसे मैंने बताया, तो वो गवर्नर जनरल रीडेजिग्नेटेड एड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अभी डायरेक्ट जो वाइसरॉय है, तो मैंने बताया ना कि सेकंड इन कमांड होता है, तो जो ब्रिटिश क्राउन है तो उसका
जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा अभी वो कौन होगा, वाइसरॉय होगा। तो यहाँ पे दो टाइप की, यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर बात करें तो यहाँ पे पहले तीन चार टाइप की मतलब प्रोविंसेस थी। जैसे सबसे पहले ब्रिटिश प्रोविंस आती थी, जैसे आपकी बंगाल है, उड़ीसा है ना। इसके अलावा मद्रास है और मुंबई है, और उसके अलावा पंजाब भी आ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस का जो हेड होता है उसको गवर्नर बोलते हैं, और उनका जो गवर्नर का हेड था वो गवर्नर जनरल था। और यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो राजा रजवाड़े थे ना, जैसे आपकी झांसी थी, इसके अलावा राजपूताना था, इसके अलावा आपका अवध था, ये सारे जो राजा रजवाड़े थे, है ना, तो उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। और उनका जो ओनर था, मतलब ओनर तो नहीं, उसका जो हेड होता था उसको वाइसरॉय बोलते थे। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 57 के अंदर काफ़ी सारा रिवॉल्ट हुआ था, तो यहाँ पे जो राजा परेशान थे, तो उनको शांत करने के लिए 58 में जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये बोला कि अब क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो अभी इंडियन स्टेट पे कभी भी हमला नहीं करेंगे, कोई वॉर नहीं होगी। लेकिन एक शर्त रखी कि यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको राजा की सॉवरेनिटी के अंडर रहना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश क्राउन के अंदर वो सर्व कर सकते हैं। वो अपने कंट्री के अंदर, अपने स्टेट के अंदर क्या है कि वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो स्टेट की सॉवरेनिटी है, कि स्टेट के ऊपर जो उसकी सॉवरेनिटी मतलब जो उसके एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो बेसिकली क्राउन के अंडर आएंगे, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी यहाँ पे हटा दिया था। तो कॉन्ट्रोवर्शियल जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था वो भी यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया था, जिसमें अंदर जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो खुद का बेटा नहीं था ना, तो एडॉप्टेड सन था। तो बेसिकली उसके लिए फिर वो रानी मतलब लक्ष्मीबाई लड़ी थी, है ना, क्योंकि उनका फिर पेशवा बाजीराव थे, वो भी सेम रीज़न से लड़े थे, क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे। नहीं, पेशवा बाजीराव नहीं। हाँ, मतलब पेशवा बाजीराव सेकंड के जो एडॉप्टेड सन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो एक बार सर्च कर लेना। तो उनके जो एडॉप्टेड सन थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे लड़ाई करी थी, जो तात्या तोपे के साथ थे ना, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को भी यहाँ पे विड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे एक ही शर्त पे कि जो इंडियन प्रिंसेस है वो बेसिकली ब्रिटिश सुजर्निटी के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात होना चाहिए कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट हटा चुका है। इसके अलावा वाइसरॉय की पोस्ट बन चुकी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुका है। इसके अलावा ड्यूअल गवर्नमेंट हटा दी है, जिसके अंदर का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और आपका कंट्रोल क्या बोलते हैं, सीओडी का फुल फॉर्म क्या था अपना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों को ही हमने कैंसिल कर चुके हैं। और जो पहला वाइसरॉय बना था वो लॉर्ड स्टैनली था, और जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो लॉर्ड स्टैनली है, और जो पहला वाइसरॉय है वो आपके लॉर्ड कैनिंग है। इसके अलावा जो इंडियन सिविल सर्विस है वो अभी पूरा जो है वो स्टेट ऑफ कंट्रोल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कंट्रोल में आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहले हमने देखा था कि जो सिविल सर्विस थी वो पहले नॉमिनेट किए जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अभी जो पूरा सिविल सर्विस का जो पूरा है सिस्टम, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संभालेगा। इसके अलावा जो वाइसरॉय है और जो गवर्नर जनरल है और बाकी सारे गवर्नर्स को अपॉइंट करने का जो काम होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, है ना। यहाँ पे जितने भी बाकी सारे सर्वेंट हैं, जब बाकी सारे जो सिविल सर्वेंट हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर आएंगे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने की जो प्रोसीजर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। तो आपको हायर की पता होनी चाहिए कि सबसे जो यहाँ पे इंडिया के अंदर वाइसरॉय है जो सबसे बड़ा है ना। वाइसरॉय के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रखा है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है। और वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के नीचे आपके सारे गवर्नर्स आते हैं, और उसके अंदर नीचे भी सारे सिविल सर्वेंट आते हैं। तो आपको ये हायर की पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है उनको हायर करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर है उनको हायर करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो इतना ही था। जो आपका 1858 का चार्टर आया था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1858, उसके अंदर इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे काउंसिल का जो नंबर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो लंदन में बैठेगी, उसका 15 था। इसके अलावा वाइसरॉय इंडिया में कौन होगा, वाइसरॉय होगा सबसे ऊपर, कौन होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट होगा। ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे अगर देखें तो क्या हुआ था कि बेसिकली अभी इसकी मतलब ये बोला गया था बाय द, क्या बोलते हैं उसका नाम, विलियम हंटर के द्वारा, कि अभी जो इस कंपनी थी ना वो एक कॉप्स थी, कॉप्स मतलब जिंदा लाश थी। तो मतलब उसको प्रॉपर्ली डिसेंट बरियल हो चुका है, मतलब मर चुकी थी कंपनी, क्योंकि हमने देखा था कि आखिर आखिर में आते वक्त तो उसकी जारी जो भी ट्रेडिंग राइट्स थे सारे छीन लिए थे। वो बेसिकली अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह ही काम कर रही थी। इसलिए जो ये वाला एक्ट है इसने इसको डिसेंट बरियल दिया है।
ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आते हैं। अभी क्योंकि अभी कंपनी चली गई थी और ब्रिटिश क्राउन का राज आ चुका था, तो अभी डिस्टिंक्शन बनाते बताने के लिए कि यहाँ पे कंपनी कैसे अलग थी और हम कैसे अलग है ना, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे अलग है। तो उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के अच्छे के लिए है ना, तो इंडियंस जो भी थे, क्योंकि वो 1857 के रिवोल्ट के अंदर जो भी उन्होंने देखा था, तो उनको ऐसा लगा कि कंपनी का राज बहुत खराब था, और जब हम आए हैं ना, हम अगर हमारा जो राज आया, तो हमारा राज इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए जो सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे मोटो रखा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, उसके अंदर इंडियंस को क्या करेंगे, जो लॉ मेकिंग है, जो लेजिस्लेचर है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे और उनका एसोसिएशन ज़्यादा करेंगे, मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका नंबर्स बढ़ाएंगे लेजिस्लेचर के अंदर। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन ऑफ इंडियंस का बढ़ाया गया। बेसिकली जो गवर्नर जनरल था, उसकी मैंने बताया था कि उसकी काउंसिल होती थी जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं, है ना? तो उसके अंदर पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 किए गए थे, फिर 4 किए गए थे, और अभी 4 से बढ़ा के 5 कर दिया। जैसे मैंने बताया पिछली बार कि 4 चौथा मेंबर था लॉर्ड मैकले था, जिसको मतलब लॉ मेंबर बनाया गया था, फिर उसको वोटिंग राइट भी दिए थे अगले वाले एक्ट के अंदर 1853 के अंदर। और इस बार है ना कि जो 4 मेंबर है, 4 से बढ़ा के हमने 5 कर दिए वापस, है ना? और जो नया मेंबर है, जो 5th मेंबर है, वो फाइनेंस मेंबर होगा। तो वो सारे फाइनेंस की रिपोर्ट बनाएगा और संभालेगा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 से 5 कर दिए। इसके अलावा गवर्नर जनरल की सेकंड काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लॉ बनाने का काम करती है। तो उसके अंदर भी 6 से 12 नए मेंबर ऐड किए गए। ठीक है? और यहाँ पे बताया गया कि जो 6 से 12 नए मेंबर ऐड होंगे, उसमें से जो आधे होंगे, हाफ ऑफ देम विल बी नॉन ऑफिशियल, हाफ ऑफ दैट विल बी नॉन ऑफिशियल। अभी नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या है कि जो भी मतलब जो ब्रिटिश के नहीं है, मतलब जो इंडियंस है, या तो इंडियंस में कोई भी हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, एंग्लो इंडियंस हो सकते हैं, तो ये सारे बाकी सारे यूरोपियन भी आते थे, डचीस आते थे, और ये सब भी आता था, तो हाफ ऑफ दैट वो नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 से जो 12 मेंबर थे, उसके अंदर अभी नॉन ऑफिशियल भी ऐड होंगे। ठीक है? अभी जो नॉन ऑफिशियल थे, तो उसके अंदर जो लॉर्ड कैनिंग थे अभी, है ना? तो उन्होंने 3 इंसानों को, इंडियंस जो इंडियंस थे, उनको नॉमिनेट किया था। तो 3 नाम कौन से? तो द राजा ऑफ बनारस था, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो यहाँ पे 3 इंडियंस को यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एडमिशन किया था, मतलब नॉमिनेट किया था, और 3 अभी इंडियंस बैठने वाले थे कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे बने हैं, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ हुई है, तो यहाँ पे बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि कौन से एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम बना है, तो ये आपका एक्ट आ जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। पोर्टफोलियो होता क्या है? तो बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज होती है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो वैसे अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे अलग अलग मिनिस्टर के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ऐसा पोर्टफोलियो सिस्टम डेवलप होता है, और यहाँ पे एक मिनी कैबिनेट जैसा हमको देखने को मिलता है बनावट। ठीक है? इसके अलावा जो वाइसरॉय है, उसकी पावर बढ़ाई गई, जिसके अंदर उसको पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस दिया गया। तो ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कभी भी कोई लॉ पास करना होता है, तो बेसिकली वो पार्लियामेंट में जाता है ना? जो आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो वहाँ पे बिल को डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर वोटिंग करते हैं, उसके बाद वो बिल पास होता है, और फिर वो लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उस पे साइन करता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है, तो ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है कि जब मान लो जो लेजिस्लेचर है, उसकी कोई भी अभी सेशन नहीं आ रहा है ना, कि मान लो वो कभी सभा बैठ ही नहीं रही, तो उस उदाहरण पे अगर हमको कोई लॉ चाहिए इमरजेंसी के अंदर, तो वाइसरॉय के पास पावर होगी कि वो अपना खुद का एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, अपने खुद के लॉ पास कर सकता है, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है, वो 6 मंथ के लिए रहती है। अभी 6 मंथ क्यों? क्योंकि जब तक ऑर्डिनेंस बना है, वो लागू रहेगा जब तक अगली सेशन नहीं बैठती किसकी? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो जब आप इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सेशन बैठेगी, तो यहाँ पे जो वाइसरॉय होगा, तो उसने जो लॉ बनाया था, उसको डिस्कस किया जाएगा वापस, और उसके ऊपर वोटिंग होगी, और फिर वो लॉ बनेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, तो वो अपने अभी जो वाइसरॉय था, वो अपने खुद के ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता था विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा एब्सोल्यूट वीटो पावर दे दी ओवर
बिल अफेक्टिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कोई भी बिल पास करती है ना, तो उसके ऊपर फुल वीटो पावर है वाइसरॉय की। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो वाइसरॉय ही है इंडिया के अंदर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भले ही 3 मेंबर ऐड कर दिए इंडियंस के, और ये इंडियंस जो ऐड किए गए हैं वो बेसिकली इलाइट क्लास का ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। तो बेसिकली वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में ही होंगे, लेकिन मान लो वो अगर सपोर्ट में नहीं भी रहता है, तो यहाँ पे आखिरी जो वोट होता है, जो वीटो पावर होता है, वो तो वाइसरॉय को का ही होता है। तो मतलब कोई भी लॉ आएगा तो वो उसको चेंज कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर छीनी गई थी 1833 के अंदर, आपको याद हो तो, उसकी जो पावर डिक्रीज की गई थी वो उसको वापस किया, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग पावर दी गई है, और बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर वापस दी गई थी। और यहाँ से जैसे मैंने बताया कि वाइसरॉय काउंसिल के अंदर पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 4 मेंबर थे, तो 5वां मेंबर ऐड किया गया था, जो नया मेंबर था फाइनेंस मेंबर था। इसके अलावा जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर 6 to 12 मेंबर ऐड किए गए, और उसमें से आधे हैं वो क्या क्या होने चाहिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए। और उसमें पहली बार 3 इंडियन को यहाँ पे मौका मिला था पार्ट लेने का। जो सबसे पहला था राजा बनारस है, महाराजा पटियाला है, और सर दिनकर राव है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हुआ है, जहाँ पे मद्रास और बॉम्बे की जो पावर थी उसको लेजिस्लेटिव पावर वापस दी, मतलब वो भी अभी कानून बना सकते हैं, है ना, अपने अपने प्रोविंस के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारी नई प्रोविंस बनी यहाँ पे, बंगाल की मतलब प्रोविंस अलग से हुई है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस अलग से बनी है, और पंजाब भी अलग से बनी है। तो उनकी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है। तो यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दिए, और ये जो नई नई प्रोविंस थी उनको अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना के दी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली वो होता है जैसे सेंट्रल पार्लियामेंट होती है और हमारे स्टेट की यहाँ पे विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, वैसे यहाँ इन्होंने सेंटर पे ना कि सबके लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, और प्रोविंस के लिए ना जो आपकी बॉम्बे प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस है, उनके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया है बेसिकली, है ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर हम देखें कि 1861 के अंदर कौन से यहाँ पे चेंजेस आए थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली जो नंबर्स थे वो बढ़ा दिए। इसके अलावा 3 इंडियन मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम आ चुका है, ऑर्डिनेंस पावर मिल चुकी है वाइसरॉय को, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो 4 चीज़ें हुई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब यहाँ पे 1892 से पहले 1885 के अंदर, एक सेकेंड, 1885 के अंदर कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के मेंबर रहते थे कांग्रेस के अंदर। एक तो मॉडरेट्स होते थे, जो मतलब थोड़े से ओल्ड एज वाले थे, जिनका जो मन था कि वो क्या करें, कि वो धीरे धीरे मतलब चिट्ठी लिख के, है ना, कि मतलब पूछ पूछ से मतलब जो ब्रिटिशर है तो उनको मतलब शांति से समझाए, और वो रिफॉर्म्स की बात करे। लेकिन इसके अंदर जो जवान लड़के थे जैसे लाल बाल पाल है ना, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तो उनका ये मन था कि वो कब तक ऐसे ब्रिटिशर से अपनी मांग रखते जाएंगे ना, क्योंकि जो इंडिया है वो हमारा है, इसके जो रिसोर्सेस है वो हमारे हैं। तो ये जो आज़ादी है ना वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, वो हम कब तक किसी और से मांगते रहेंगे। तो उनका थोड़ा सा मन था कि हम मास एजुटेशन की तरफ जाए, और यहाँ पे भीख मांगने से अच्छा है कि हम खुद का जो हक है वो मांगे उनसे, और यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा करें, और थोड़ा सा वायलेंट एग्रेसिव नेचर दिखा दें। लेकिन जो मॉडरेट्स है वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने 1885 से ही यहाँ पे मांग रखनी स्टार्ट कर दी थी कि हमको क्या चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए थे। तो इसलिए फिर यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, 1892 का रिफॉर्म्स आता है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांगे रखी थी उसकी थोड़ी बहुत मांगे यहाँ पे वो किए, मॉडरेट्स की मांगे थोड़ी सी यहाँ पे एक्सेप्ट की थी। जैसे कंटेक्स्ट देखे तो राइज टू द रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड कांग्रेस डिमांड, तो यहाँ पे कांग्रेस की कुछ डिमांड थी, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात की है। यहाँ पे वापिस से पावर थोड़ी सी बढ़ाई गई है इंडियंस के लिए, लेकिन एक्चुअल में दिखता है बढ़ाई है, लेकिन एक्चुअल में बड़ी नहीं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेकेंड मेरे को, अभी कैसे पावर इंक्रीज की गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनका नंबर बढ़ाया गया है। तो इंक्रीज द एडिशनल मेंबर, यहाँ पे नंबर बढ़ाया गया था नॉन ऑफिशियल का, तो वो आपको बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे पावर्स बढ़ाई गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई गई है, और रिफॉर्म्स अच्छे किए गए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो यहाँ पे जो
ये है सेंट्रल और पोजिशनल काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर जो मेजोरिटी है, मतलब नंबर्स है वो बढ़ाए गए नॉन ऑफिशियल के, लेकिन अभी भी मेजोरिटी है वो ऑफिशियल मेंबर की ही है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है कि दो टाइप के मेंबर है, ऑफिशियल मेंबर है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है। ऑफिशियल मेंबर जो है वो लंदन से आ रहे हैं, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर है वो इंडिया से सिलेक्ट कर रहे हैं। और अभी भी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई, मतलब इलेक्शन नहीं हुआ है। जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है वो नॉमिनेट हो रहा है। नॉमिनेट कौन कर रहा है? तो वाइसरॉय कर रहा है। अब वो देखेंगे कैसे वाइसरॉय, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। द एक्ट डिड नॉट यूज द वर्ड इलेक्शन, तो यहाँ पे